मुकेश भाई, 12th में नीट बायो वाले जो है स्पेशली या मैथ वाले भी जो है, तो इनके पास में जेई नीट के अलावा भी कुछ होता है क्या? नीट के अलावा अदर ऑप्शंस बहुत हैं मेडिकल फील्ड में। जैसे आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, जेएनएम भी होती है, जैसे बीएसएलपी भी होती है, लैब टेक्नीशियंस का कोर्स भी होता है, रेडियोग्राफर का भी कोर्स होता है, मेडिकल रिसर्च का भी कोर्स होते हैं, साइंटिस्ट के बहुत सारे कोर्स होते हैं। आप उनमें भी कर सकते हो, उनमें भी जा सकते हैं। एक टाइम तक आप अपने एग्जाम दीजिए, अगर नहीं क्लियर कर पा रहे तो आपके उस मेडिकल फील्ड में ही अगर आपको कुछ आगे करना है तो उसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं। जैसे पैरामेडिकल्स होते हैं, रिहेबिलिटेशंस वाले भी होते हैं, वो किसी भी पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी साइंस मैथ्स से की थी, तो मैथ्स के बाद में मेरे पास ऑप्शन था, तो मैंने बीएसएल पे किया, जिसमें बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी होता है। इसमें गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करना होता है। फार्मा वो फार्मेसी का होता है। तो वो भी कर सकते हैं? हाँ, बायो साइंस, मैथ्स, बायो साइंस चाहिए होती है 11th 12th में, वो भी फार्मेसी का भी कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट से मिलाता हूँ। ये हमारे परम मित्र हैं मुकेश, हम लोग साथ में पढ़ाई किए हैं और अभी एक बहुत अच्छा समाज में काम कर रहे हैं। आज उनसे मिलाएंगे, आपको बताएंगे क्या कर रहे हैं ये, और बाकी फ्यूचर में और भी ऐसे जो भी सोसाइटी में अलग अलग फील्ड्स में लोग काम कर रहे हैं उनसे मिलाएंगे। तो मुकेश सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप बताओ कि आप क्या करते हो? मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ, जिसमें गूंगे बहरे बच्चे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, उनका क्योर करना होता है। मतलब ये बात मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही एक स्कूल में गया था जहाँ पे बच्चे बधिर विद्यालय से के नाम से अजमेर में, जहाँ पे बच्चे बोल और सुन नहीं सकते, या दोनों में है या किसी में एक दिक्कत है। तो आप मेरे को थोड़ा सा डिटेल में बताओ ना कि जैसे अब मान लो कोई बच्चा है, पैदा हुआ, अब नहीं बोल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? जैसे देखिए, बच्चा जैसे पैदा होता है 48 आवर्स बाद अपने उसकी टेस्टिंग होती है, जिसको ऑटो अकॉस्टिक इमिशंस कहते हैं, ओई होता है। उससे अपने को ये पता चल जाता है कि बच्चा सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर प्री मेच्योर बच्चा होता है तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि उसको शायद हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उसके टेस्ट पे अपन डिपेंड रह सकते हैं कि अगर उस टेस्ट में अगर रेफर आता है तो उस बच्चे को लॉस हो सकता है, तो उसके आगे की टेस्ट भी प्रोसीजर रहते हैं। वो टेस्ट 2-3 बार रिपीट करते हैं, अगर वो सेम रेफर देता है टेस्ट, तो आगे बेरा टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि अपने बच्चे को सुनाई में कितना क्या तकलीफ है, तो उसका ट्रीटमेंट आगे क्या रहेगा। जैसे ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिर हियरिंग एड की आवश्यकता रहती है, वो आगे की चीज़ देखी जाती है। तो ये सारे बच्चों का होता है टेस्ट, मतलब अपन सबका भी हुआ होगा? नहीं, ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, अभी हुई है। फॉरेन में तो ऐसा है कि आफ्टर डिलीवरी पेशेंट के ये टेस्ट होना कंपलसरी है, बट अपने इंडिया में अभी ये टेस्ट इतना रेगुलरली नहीं है। ओके, तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने साइंस ली थी, अपन साइंस से ही पढ़ रहे थे आप भी, तो आपको मतलब ये फील्ड के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि शायद सबको नहीं पता होता, ऐसा है? ऐसा है, मुझे भी नहीं पता था। मेरा यही था कि 12th के बाद बीएड करके टीचर बनना है, लेकिन मेरा किसी फ्रेंड ने किया था, उसने करने के बाद उसकी जॉब लग गई थी, करने के बाद। तो मेरे मामा जी थे, उन्होंने बताया, वो उन्हीं के फ्रेंड थे, तो उनके द्वारा मैंने डिस्कस की। फिर मैंने उसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम तो नहीं होता था, पहले इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होता था, अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम होने लग गए। तो इंटरव्यू बेसिस पे मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था, फिर हमने स्टडी की थी, फिर उसके बाद स्टडी करने के बाद में थोड़े टाइम बाद मेरी जॉब भी लग गई थी। ठीक है, तो ये मतलब स्टेट में होते हैं एग्जाम इसके, यूनिवर्सिटी कराती है या कोई और बॉडी है कराने वाली? जैसे अपने राजस्थान में ये चीज़ नहीं है, राजस्थान में ये कोर्स नहीं होता, इसका केवल एक डिप्लोमा होता है। आउट ऑफ स्टेट इसके डिप्लोमा, डिग्री, मास्टरी और पीएचडी सब होते हैं। हमारा जो डिप्लोमा हुआ था, हमने डिप्लोमा से स्टार्ट किया था, फिर डिग्री की थी। तो डिप्लोमा हमारा आयुष के थ्रू चलता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हियरिंग, जो आयुष, अपने आयुष, हाँ, जो बेंगलोर में है, इसमें मैसूर में। तो ये अगर स्टूडेंट्स चाहें तो पहले तो ये बताओ कि कौन कौन कर सकता है? 11th 12th में साइंस होना जरूरी है? साइंस जिनके पास है उनके पास। बायो या मैथ? मैथ से या बायो दोनों भी कर सकते हैं। मतलब अगर केवल बायो हो तो भी कर सकते हैं, केवल मैथ हो तो भी कर सकते हैं? साइंस होना कंपलसरी है उसके लिए। ठीक है, तो डिप्लोमा कितने साल का होता है? डिप्लोमा 1 साल का होता है, डिग्री 3 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप होती है, फिर उसके पास मास्टरी रहती है 2 साल की, ऐसे फिर आगे पीएचडी भी कर सकते हो आप। तो इसके बारे में बताओ ना, ये इस फील्ड को क्या बोलते हैं? पैरामेडिकल शायद इसी को बोलते हैं? नहीं, पैरामेडिकल नहीं बोलते, ये रिहेबिलिटेशन में आता है। रिहेबिलिटेशन और पैरामेडिकल किसी भी डिसेबिलिटी को क्योर करना, वो अलग होता है? पैरामेडिकल अलग आता है, पैरामेडिकल स्टेट लेवल पे रहता है। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर ये स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं तो 12th के बाद क्या कर सकते हैं? ये कौन सा एग्जाम आपने बोला? एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका, बीएसएलपी का। बीएसएलपी इसका कोर्स होता है डिग्री का, बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का। तो वो ऑनलाइन देखना पड़ता है, उसमें फिर आता है एंट्रेंस एग्जाम 2। एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे इस पर सिलेक्शन होता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी लेती हैं। तो अभी आप गवर्नमेंट जॉब में हो?
हाँ, मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो ये देख लो, ये मेरी उम्र के हैं गवर्नमेंट जॉब में है भैया तुम्हारे। तो गवर्नमेंट जॉब बड़ी बात होती है ना हमारी सोसाइटी में कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन मेरे को आप ना कुछ एक इंटरेस्टिंग किस्से बताओ आपके, ऐसे कुछ हुए हो जैसे कि जैसे आपके लिए कि पहली बार आप कि कोई टेस्ट कर रहे हो या मतलब। जैसे अभी लेटेस्ट का ही है एक एग्जांपल। उस पेशेंट को, उस बच्चे को देखने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो 200% बढ़ा है। एक पेशेंट था, वो काफ़ी टाइम से 3-4 साल से सुन नहीं पा रहा था। बच्चा पैदा हुआ उसके बाद भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। तो पेरेंट्स क्या होता है कि मोस्टली किन्हीं बाबा के पास, साधु के पास, महाराज के पास इनके चक्कर निकालते रहते, वो निकालते रहते थे, लेकिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं मिला। कुछ समय बाद वो पेशेंट जब आया तो उसकी टेस्टिंग हुई थी, तो उसको कोक्लियर नर्व होती है जो वो नहीं थी। हमने उसको टेस्ट के लिए एडवाइस करा, टेस्ट में सब कुछ आया, उसको बहुत काफ़ी लॉस था। राइट ईयर थोड़ा बेस्ट था, लेफ्ट ईयर उसका डैमेज था। तो हमने ऑपरेशन के लिए कहा, तो ऑपरेशन उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि बच्चा छोटा था थोड़ा सा, 4 साल का, उसकी कोक्लियर नर्व नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद हमने उसको हियरिंग एड प्रोवाइड करवाए। हियरिंग एड लगाने के 10 दिन बाद जो बच्चा चुपचाप गुमसुम एक साइड में कोने में बैठा रहता था, कुछ भी नहीं करता था, खेलता नहीं था, वो 10 दिन बाद में सबके साथ खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, सबसे घुल मिल रहा है। और उसके बाद जो मम्मी पापा, अपन माँ पापा जो 6 महीने में बोल देता, वो बच्चा 4 साल तक नहीं बोल पाया, फिर वो 10 दिन में बोलने लग जाता, उसका बच्चा खिलखिलाता हुआ देखते हुए। तो उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो 200% बढ़ा है कि यार मुझे और चीज़ें ऐसी इंप्रूव करनी है अपने, और अच्छा ऐसा काम करना कि जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनका ट्रीटमेंट करना, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है। ब्यूटीफुल। खैर इसमें मेरा एक सवाल है जी कि ना, यूजुअली ऐसे होता है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हमको तो डॉक्टर बनना है। जी। कभी भी ये लोग, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स, कोई भी ये नहीं सोचते कि डॉक्टर के साथ में भी तो इतने सारे लोग काम करते हैं। जैसे आप भी डॉक्टर्स के साथ में जी। काम करते हो या बाकी जो स्टाफ होते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि स्टूडेंट्स उसके लिए नहीं सोचते? क्या वो खुद का सही एनालाइज नहीं कर पाते क्या? ये भी है, लेकिन एक डॉक्टर जो पोस्ट होता है ना, डेजिग्नेशंस, लोग उस डेजिग्नेशन के लिए ज़्यादा कि मतलब एक वो करते कि हैं। ये लगाते हैं स्टेथोस्कोप और कोई घूम रहा है कोट पहन करके कि वो चाहिए। वो दिखता है ना कि जो अपने कहावत में जो दिखता है वो बिकता है, वो डेजिग्नेशन दिखती है कि हाँ ये डॉक्टर है। मतलब मेरा एक जैसे एक ही थॉट, आप बताना सही है कि नहीं है, क्योंकि आप अनुभव कर चुके हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर तो करना चाहिए नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रिपेयर तो अपने को बेस्ट के लिए करना चाहिए जी। लेकिन अगर मान लो नहीं हो रहा, तो क्या ऐसा है कि हमको ऐसे ऑप्शंस में अगर मौका मिल रहा है तो हमें चला जाना चाहिए या फिर हमें इंतजार करना चाहिए 2 साल 3 साल और 4 साल? आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। एक टाइम तक आप अपने एग्जाम दीजिए, अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आपके उस मेडिकल फील्ड में ही अगर आपको कुछ आगे करना है तो उसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही केवल पेशेंट देख सकता है या फिर किसी भी डिजीज का क्योर कर सकता है। आप भी, जैसे पैरामेडिकल्स होते हैं, रिहेबिलिटेशंस वाले भी होते हैं, वो किसी भी पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। डिजीज को, डिसेबिलिटी को क्योर करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है अपना। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बन के ही करो, आप नर्सिंग स्टाफ बन के भी कर सकते हो, रेडियोग्राफर बन के भी कर सकते हो, लैब टेक्नीशियन बन के भी आप। अच्छा, आपने वो एक शब्द बोला था शुरू में, स्पीच, आगे कुछ स्पीच पैथोलॉजिस्ट। स्पीच पैथोलॉजिस्ट, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो स्पीच में ऐसा देख, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, तुतला के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, या सेरेब्रल पाल्सी वाले जो पेशेंट्स होते हैं जो शुरू से ही बोल नहीं सकते हैं, जिनके हाथ पैर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, मुंह से लार गिरना रहता है, वो अपने बॉडी मूवमेंट है वो अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, वो डिसेबिलिटी होती है। उनको हम क्योर करते हैं कि फिजियोथेरेपी भी उसमें नीड रहती है कि उनके हाथ पैर अगर मूवमेंट नहीं कर रहे तो फिजियोथेरेपी के द्वारा उनको मूवमेंट करवाया जाता है। वो पेशेंट को हम इतना स्टेबल कर देते हैं कि वो अपनी लाइफ किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, वो अपनी लाइफ जी सकता है। उसको 100% तो सही नहीं कर सकते, लेकिन इतना अच्छा कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता है, तो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। इसमें आपने सर सुना होगा, लोकेन सर अपने ऐसे बोलते हैं ना कि कोई तुतला के अगर बोलता है तो उसको तोते का जूठा पानी पिला दो, या ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? ये तो देखो का पुरानी जो चली आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीच थेरेपी में ऐसा होता है कि तुतला रहा है, हकला रहा है, इजीली उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मतलब थोड़ा सा आप बता सकते हो कि, क्योंकि मेरे एक आध नोन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई ऐसी थेरेपी नहीं ली और आज तक वो इतनी उम्र हो गई उनकी, वो लेकिन हकलाते हैं बोलने में। देखो सबसे बड़ा मेन रीजन रहता है अपनी ब्रेथ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ घबराहट की वजह से अपन अच्छे से ब्रेथ नहीं ले पाते
और जब ब्रेथ नहीं ले पाते तो अपन क्लियर नहीं बोल पाते। उसमें क्या होता है, अपने ब्रेथ जो होती है, ऑक्सीजन जो आता है वापस कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो वो साउंड वहीं से प्रोड्यूस, अपने वोकल कॉर्ड होता है, जो वो एयर गई हुई है वो एयर वापस बाहर आती है, तब वो वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से अपने साउंड प्रोड्यूस होता है। अपन को बोलना बहुत लंबा है लेकिन अपने ब्रेथ अच्छे से नहीं ली, तो जब बोलते बोलते एयर खत्म हो जाती है तो वो हकलाने लग जाता है, जैसे स्किप हो जाती है तो वो रुक के बोल जाते हैं, यहाँ तुतला के बोल जाते हैं। कुछ तुतलाना ऐसा होता है कि जीभ का जो मोमेंट रहता है वो पर्टिकुलरली नहीं कर पाते, एक पर्टिकुलर पार्ट पे अगर अपन रखते हैं तो वो वर्ड यूज होता है। जैसे अपन कै को बोलते हैं कै, तो कुछ बच्चे होते हैं जो कै को तय बोलते हैं। हाँ। कै गले से बोला जाता है, लेकिन जो बच्चा होता है वो तय जीभ आगे दांत पे लगा के बोलता है, बोल रहे हैं। तो वो तुतलाना हो जाता है। तो हम उसको वो प्रैक्टिस करवाते हैं, थेरेपी देते हैं, तो वो अच्छा बोलने लग जाता है। तो मुकेश भाई ये तो बड़ा भारी भारी लगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि जी। ऐसा होता है क्या कि काम कर करके एग्जॉस्ट हो गए और अब अभी क्या मतलब रिलैक्स करने के लिए फिर आप क्या करते हैं? एक देखो, मैं मेडिकल फील्ड है ये सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। उसके साथ साथ मेरे इंटरेस्ट हैं, जैसे मॉडलिंग एक्टिंग का भी है, तो मैं मॉडलिंग भी अपना ट्राई करता रहता हूँ। उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है एक्टिंग करना। ओके, तो भैया हमारे फिल्मों में आने वाले हैं, आप लोग है ना तैयारी रहना बिल्कुल। और मुकेश भैया थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स को ये सब कुछ बताने के लिए, और फ्यूचर में मिलाएंगे और भी स्टूडेंट्स को, और कभी पाली लाएंगे तो आपकी मशीनें भी दिखाएंगे। जरूर जरूर, कभी भी आइए। पाली में अगर कोई जाए तो कौन से हॉस्पिटल में है? बांगड़ हॉस्पिटल। बांगड़ हॉस्पिटल, तो वहाँ आपको कौन से डिपार्टमेंट में बोलेंगे? ENT डिपार्टमेंट, कान नाक गला विभाग। कान नाक गला विभाग में आपको मुकेश सर मिल जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।